क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चंस। इस क्लास में बात करेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about postulate. What is postulate and what is the meaning of postulate in quantum mechanics? If we take an example of a religion, if we are converting to another religion, there are set of beliefs. If we are not converting as well, there are set of beliefs and rules in any religion कि जिनको हम चाहें या ना चाहें, चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं जिनको आपको हर हाल में मानना होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स भी एक रिलीजन है जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको मानने पड़ेंगे। वो क्या है? वो है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स कि जो रिलीजन है उसमें कोई भी रूल है, बिलीफ है, या कोई भी रिचुअल है, मान्यता है, या ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, लेकिन चाहे हमें उसके फेवर में कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ ना मिले, लेकिन आपको मानना होता है कि वो क्या है, बना दिए गए कि यह ऐसा ये काम या मैरिज है आपको, या फिर आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वांटम में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं, और इनका कोई लिटरली कि कैसे डिराइव किए गए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनका एविडेंस या उन्हें प्रूव किया जाता है आगे और थ्योरीज के बेसिस पर, या उन्हें अप्लाई किया जाता है, उनका प्रूफ या एविडेंस मिलता है, प्रूफ या एविडेंस मिलता है। तो उन्हीं की बात करेंगे। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, चाहे हमारे समझ में नहीं आए या नहीं आए, जो रिचर्ड फेनमैन था। रिचर्ड फेनमैन, अकॉर्डिंग टू फेनमैन, क्वांटम मैकेनिक्स, यदि आप कहते हो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स मैंने समझ ली या मुझे समझ में आती है, तो आप या तो लायर हैं, या तो आप लायर हैं, अदरवाइज यू आर फूल। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप फूल हैं, मूर्ख आदमी हैं। तो फेनमैन ने कहा था, फेनमैन का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा योगदान था, पार्टिसिपेट उसका योगदान था क्वांटम मैकेनिक्स में। उसने खुद ने कहा जो क्वांटम मैकेनिक्स में खुद पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी थ्योरीज को, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, खुद कह रहा है कि यदि आप सोचते हैं, यदि आप ऐसा भी कहते हैं कि मैं समझा दूंगा, यानी समझा दूंगा किसी को, यदि मैं कहूँ खुद कि एज ए टीचर मैं किसी को क्वांटम समझा दूं, तो आप झूठ बोलते हैं या आप मूर्ख हैं जो ऐसा कहता है। तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सेट ऑफ बिलीफ्स हैं जिनका स्टडी हम करेंगे, हेडिंग डालना पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट क्या है? नंबर 1, सेट ऑफ बिलीफ आपको मानने होंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, कि क्वांटम मैकेनिक्स में
किसी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए एक फंक्शन होता है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन कहते हैं जो टाइम टी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और इस साई को ऐसे भी लिखा जाता है, साई ऑन द एक्स एक्सिस, वाई जेड। ये क्या है, एक वेव फंक्शन है जिसे स्टेट फंक्शन भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, फाइनाइट होता है और कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, फाइनाइट होता है और कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ऑन द नोटबुक द फिजिकल state of a system at a given time t is described by the wave function psi x, y, z। स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन psi described by the wave function psi। पोस्टुलेट नंबर 2 अभी बताया, ये psi है, ये क्या है, फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है और इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम t। ये t से इंडिपेंडेंट होता है। तो पोस्टुलेट नंबर 2 लिखोगे, द वेव फंक्शन psi is continuous, finite and single valued। क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है। कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। दूसरा या तीसरा पोस्टुलेट कि जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे पोजीशन को x, तो उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। जैसे पोजीशन के लिए ऑपरेटर, यदि x है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वेरिएबल क्या है, x है, तो जो ऑपरेटर होगा वो पोजीशन के लिए क्या होगा, x कैप होगा। क्या होगा, x कैप, x सर्कमफ्लेक्स। तो कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स में वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। जैसे पोजीशन क्या है, x। जैसे एक टेबल बना सकते हो, टेबल कि कोई वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑपरेटर होगा। टेबल बनानी है, टेबल कैसे बनाओगे, टेबल बनाओगे, वेरिएबल इन क्लासिकल, दोबारा लिखा, वेरिएबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। यदि पोजीशन की बात करो, यदि पोजीशन क्या हो, एक्स एक्सिस पर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा एक्स कैप। ऐसे ही y वेरिएबल के लिए, यानी y
पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा वाई कैप होगा, ऐसे ही जेड के लिए जेड कैप होगा, और मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कह सकता हूं इसे, लीनियर मोमेंटम टी के लिए पी कैप होगा, जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई आई डेल अपॉन या डेल, ऐसे क्या होती है h अपॉन 2 पाई आई क्या है, आयोटा है, और आयोटा की वैल्यू तुम्हें पता होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, i इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, या आयोटा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की वैल्यू लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल होता है। जो मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होगा, P कैप होगा, उसकी वैल्यू होगी h अपॉन 2 पाई आयोटा डेल। ठीक है, यदि px पर मैं कहूं लीनियर मोमेंटम ऑन द x एक्सिस, वेरिएबल क्या होगा, px होगा, और मोमेंटम करस्पॉन्डिंग मोमेंटम px यानी h अपॉन 2 पाई i यानी आयोटा डेल अपॉन डेल x like this, sorry लीनियर, ऐसे ही py या pz के लिए लिख सकते हैं, ऐसे ही pz के लिए क्या होगा, py कैप होगा, और pz के लिए pz कैप होगा, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, h अपॉन 2 पाई i, y के लिए py कैप क्या होगा, h अपॉन 2 पाई i होगा डेल अपॉन डेल y, डेल ओवर डेल y। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम इरेज कर रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। लिखने का तरीका मैं अगेन फिर कह रहा हूं कि वीडियो को पॉज करो, जो आप लिखना चाहते हैं वो बोर्ड से लिखोगे। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या एक पोजीशन के लिए एक और वेरिएबल होता है, वो होता है r, और उसके करस्पॉन्डिंग r कैप होता है, r रिप्रेजेंट करता है कोई भी पार्टिकल एंगुलर मोशन में है, यानी किसी सर्कुलर पाथ पर या एलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में एक वेरिएबल होता है r, यानी पोजीशन के लिए एक वेरिएबल होता है r, और उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होता है, r कैप लिख सकते हो एक और पोजीशन के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखा जाता है, h अपॉन 2 पाई आयोटा r डेल, क्या होता है, r डेल। ये क्या है, l, इसे l से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या है, l कैप के इक्वल है। यदि एंगुलर मोमेंटम को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूं तो lx इक्वल टू होगा lx कैप इक्वल टू h अपॉन 2 पाई i r। lx लिखा तो मैं क्या करूंगा, देखो y को रखूंगा डेल अपॉन डेल z माइनस z डेल अपॉन डेल y, इस तरीके से, और इसी तरीके से y को लिखूंगा ly कैप इक्वल टू h अपॉन 2 पाई आयोटा r z डेल अपॉन डेल x माइनस x डेल अपॉन डेल z, ठीक है। और l z के लिए करस्पॉन्डिंग lz कैप इक्वल टू होगा h अपॉन 2 पाई आयोटा r y, सॉरी y नहीं z है, तो x डेल अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल x,
इस तरीके से क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल कैप इक्वल टू h अपॉन 2 पाई आयोटा r डेल होता है। और जब किसी एक कोऑर्डिनेट पर Lx यानी एक कोऑर्डिनेट पर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो इस तरीके से तो लिखा जाता है, लेकिन जो एक्सिस आया है उसके अलावा दो एक्सिस और है, यानी एक एक्सिस को रखो डेल अपॉन डेल जेड और दूसरे को रखो पहले वाले का कोऑर्डिनेट डेल अपॉन डेल वाई, ऐसे लिखने का। इस तरीके से क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होते हैं। और करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यदि वेरिएबल कैसा हो, यदि वेरिएबल हो एनर्जी का, कैसा एनर्जी का, और एनर्जी कैसी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का वेरिएबल को ई से क्लासिकल मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक वेल नोन ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस v डेल स्क्वायर, यही होता है माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v। यदि मैं इनको अलग अलग लिखूं, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो वेरिएबल होता है उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर v कैप होगा। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के वेरिएबल को किससे, t से लिखा जाता है, और ऑपरेटर होगा t कैप। और हमें वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की पता है हैमिल्टोनियन से, माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर, यही होती है t कैप की वैल्यू। ये क्या है, ठीक है। इस प्रकार से वेरिएबल और क्वांटम मैकेनिक्स में करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर बताए जाते हैं। ये क्या है, पोस्टुलेट नंबर 3। क्या है, पोस्टुलेट नंबर 3। एक दो लाइन लिख लेना, पोस्टुलेट नंबर 3 में लिखना, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स corresponding to the observable, corresponding to the observable are formed by the classical expressions in terms of variable and converting expressions to the operators अब पोस्टुलेट नंबर 4 की बात करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 बात करता है आइगन वैल्यू की, कि आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन, आइगन फंक्शन की बात हमने की थी कि कोई ऑपरेटर a कैप है, किसी फंक्शन साई पर जब ऑपरेट होता है तो एक न्यू वैल्यू देता है, क्या, साई डैश। यदि ये साई डैश किसके इक्वल हो, अल्फा साई के इक्वल हो, और ये क्या हो, एक ये अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, इसे ही आइगन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। किसके लिए है आइगन वैल्यू, ये ऑपरेटर a कैप के लिए आइगन वैल्यू है। और जो फंक्शन है ना, इसे आइगन फंक्शन कहते हैं। ये ऑपरेटर
आइगन फंक्शन है, यानी आइगन फंक्शन तो बता रहे हैं, लेकिन किसके लिए? ये ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन है, और वैल्यू किसके लिए? ये ऑपरेटर के लिए। मान लो कोई ऑपरेटर बी कैप आ जाए और किसी फंक्शन पर अप्लाई हो, मान लो एक डिफरेंट रिजल्ट दे, मान लो साइड डबल डैश, तो यहां ये साइड डबल डैश अलग वैल्यू है, ये क्या है? अलग फंक्शन है। साइड डबल डैश क्या है? अलग फंक्शन है। तो अब यदि यहां आइगन वैल्यू होगी तो उस आइगन वैल्यू को बी कैप के लिए आइगन वैल्यू कहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो अल्फा है ना, वो ऑपरेटर ए कैप के लिए आइगन वैल्यू है, और जो फंक्शन है वो ऑपरेटर ए कैप के लिए ही आइगन फंक्शन है, और इस इक्वेशन को आइगन वेव इक्वेशन कहते हैं। तो क्या है पोस्टुलेट नंबर 3? पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है कि इफ एनी फंक्शन फॉलो आइगन वेव इक्वेशन, आइगन वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, तो आइगन वेव इक्वेशन क्या है? ए के साई इक्वल टू साई डैश, और साई डैश क्या है? साई डैश को इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो अल्फा साई, यानी जो फंक्शन है उस फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई करने पर हमें वही फंक्शन मिलता है, और उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो इस फंक्शन को आइगन फंक्शन कहा जाता है। लिखो इफ एनी फंक्शन फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन। मैंने कहा सेट ऑफ रूल्स हैं, क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे, चाहे समझ में आए या नहीं आए। इनका जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है कि कैसे डिराइव किए, लिखोगे। और पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है इफ एनी ऑपरेटर या एनी फंक्शन फॉलो गिवन कंडीशन ऑफ हर्मिशियन। हर्मिशियन की कंडीशन क्या है? हर्मिशियन की कंडीशन है कोई फंक्शन साई 1 किसी ऑपरेटर ए के पर अप्लाई हो और साई 2 डी टो, तो क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है, यानी x, y एंड z तीनों कोऑर्डिनेट्स पर। तो ये किसके इक्वल है? ए कैप साई 1 साई 2 डी टो। यदि इस इक्वेशन को फॉलो करें, यहां ए कैप क्या है? यदि इक्वेशन ऐसी है तो जो ऑपरेटर होगा ए कैप बी कैप जैसा भी हो अल्फा, जो भी ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर कहा जाता है। ये किसका ये पोस्टुलेट नंबर 4 था। लिखोगे इफ एनी फंक्शन फॉलो गिवन कंडीशन ऑफ हर्मिशियन, और ये लिखोगे और नीचे लिखोगे देन ए कैप इज नोन एज हर्मिशियन ऑपरेटर, देन ए कैप इज नोन एज हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, वो दिस इक्वेशन को फॉलो करे। क्या करे? साई स्टार ए साई, या ऐसा करो साई स्टार ए साई डी टो अपॉन
साई स्टार साई डीटो को फॉलो करे तो जो वैल्यू है इसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, यानी किसी वेरिएबल ए के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो इस वैल्यू को एवरेज वैल्यू के अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहा जाता है। तो पोस्टुलेट नंबर 5 में लिखोगे, लिखना द एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल corresponding to the operator a cap, corresponding to the operator a cap can be written as ये क्या है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करें ए बार से या इस तरीके से ये लिखोगे रिटर्न एज, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखोगे दिस एवरेज वैल्यू इज नॉन एज, दिस एवरेज वैल्यू इज नॉन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपने जब मैथ वाले तो पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में, और आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। दिस वैल्यू एवरेज वैल्यू इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिक्स पोस्टुलेट और है जो नॉर्मलाइजेशन की बात करता है। क्या बात करता है कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज साई स्क्वायर, यानी कोई फंक्शन है साई रिप्रेजेंट करता है स्टेट फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन। यदि साई को साई स्क्वायर लिखे, यानी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यदि साई स्क्वायर लिखूं, यानी ये ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये है कि जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वही क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। यानी जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यदि एक हो, या देखो कई बार इसे साई स्क्वायर डी टो मोड इक्वल टू 1 लिखा जाता है। कई बार मोड नहीं लगाते भी हैं। तो यदि ऐसे लिखा जाएंगे, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बने, यानी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। तो पोस्टुलेट नंबर 6 लिखना, वेव फंक्शन शुड बी या मस्ट बी, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, इतना लिखना। अब हेडिंग डालना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, हेडिंग डालना एक छोटी सी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अभी बताया मैंने, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी टो। डी टो क्या है, डी टो अगेन बता दो, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट पर जब लिखते हैं एक साथ, ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है,
यानी तीनों कोऑर्डिनेट को एक साथ मिक्स करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डीटो। इसे dx भी लिख सकता हूं, यदि dx लिख दूंगा तो भी फंक्शन क्या होगा, तो भी फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। यानी मोड भी लगाते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा नॉर्मलाइज्ड। लिखो, इफ ए वेव फंक्शन फॉलो गिवन कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन आता है कोई भी तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देन फंक्शन इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड, the function is known as normalized wave function. It means the probability of finding an electron in space is equal to 1, अब थोड़ा सा ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन ये कहते हैं कि कोई दो फंक्शन है psi1 और psi2 dz, वो इक्वल टू होना चाहिए 0 के, यानी क्या होना चाहिए, यानी psi1 और psi2, और यहां कंडीशन क्या है, psi1 मस्ट बी नॉट इक्वल टू psi2, यानी इक्वल नहीं होने चाहिए। यदि इक्वेशन या कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करे तो वो क्या कहेंगे, उन्हें नॉर्मल ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहेंगे, यानी इस कंडीशन को ऑर्थोगोनलाइजेशन कहते हैं। देखो इफ एनी फंक्शन फॉलो गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, psi1 psi2 dito, psi1 psi2 dito इक्वल टू 0। कई बार इसे ऐसा भी लिखा जाता है psi स्टार psi dito इक्वल टू 0, या फिर psi I psi j dito इक्वल टू 0। ये सभी कंडीशन किसकी हैं, ऑर्थोगोनलिटी की हैं। Then function is known as orthogonal wave function, orthogonal wave function, and the property is known as orthogonality या orthogonalization। ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी क्या है, यानी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होने की जो कंडीशन है उसे ऑर्थोगोनलिटी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पार्टिकल इन 1D की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।